Srimati Indira Gandhi in her public speech at Delhi on 12th December 1971. भाइयों और बहनों, पिछले दफे जब इसी जगह में आपके सामने खड़ी थी, वो चुनाव के बाद था। तब भी कुछ उसूलों के लिए, कुछ आदर्शों के लिए हम लड़े थे। एक भारत का चित्र हमने अपने देशवासियों के सामने रखा, सारी दुनिया के सामने रखा, और हमने साबित किया कि भारत की जनता खूब अच्छी तरह से समझती है कि उसको किधर जाना है, कैसा भविष्य अपने लिए बनाना है। आज एक दूसरे तरह की लड़ाई हो रही है। हमारी पहली वो लड़ाई, अगर उसको कह सकते हैं, तो वो एक आपसी मतभेद कुछ था, और शब्दों से एक दूसरे का मुकाबला किया और जनता के वोट से, मत से विजय हुई। आज की लड़ाई एक दूसरे तरह की है, और इस लड़ाई में हम सब जो उस समय चुनाव के समय एक दूसरे से मतभेद रखते थे, वो सब एक हैं। भारत के तमाम जनता, सब धर्मों के, मज़हबों के, सब भाषाओं और बोलियों के, सब प्रांतों के लोग इस समय एक हैं। लेकिन हम लड़ रहे हैं उन्हीं उसूलों के लिए। हम लड़ रहे हैं लोकतंत्र के लिए। हम लड़ रहे हैं इस उसूल के लिए कि कोई भी देश केवल धर्म के आधार पर नहीं बन सकता। कोई देश आज दुनिया में नहीं है जिसमें केवल एक ही धर्म हो। सब में कोई न कोई दूसरे धर्म के होंगे। तो प्रश्न यह है कि वो जो अल्पसंख्या के लोग हैं, उनको उस देश के नागरिक होने के क्या अधिकार मिलते हैं। हम लड़ रहे हैं इस उसूल के लिए कि सब देशों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। सब लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, अगर उनके मांगे ठीक मांगे हों तो। और हमें पूरा विश्वास है कि जब आज़ादी की आवाज़ उठती है, न्याय की आवाज़ उठती है, भाईचारे की आवाज़ उठती है, तो हमेशा उसी की विजय होती है। आज बहुत से हमारे बहादुर भाई सीमा पर लड़ रहे हैं। बहुतों की जान गई, बहुत से घायल अस्पताल में पड़े हैं, और उनके पीछे हम और आप और सारे भारत निवासी खड़े हुए हैं। कुछ आगे हम बढ़े हैं, कुछ काम जो करना चाहते थे वो कर पाए हैं, लेकिन हम सबको मालूम है कि आगे आने वाले दिन अंधेरे के दिन हैं, कष्ट के दिन हैं। खतरा कोई कम नहीं हो रहा है, खतरा बढ़ रहा है। जो लोग लोकतंत्र की बात हमको सुनाते थे और कुछ थोड़ा बहुत हम पर ताना लगाते थे कि शायद हम पूरे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, वो अपनी बात को भूल गए। जो लोग बहुत ज़ोरों से गरीबों की आवाज़ उठाते थे और कहते थे कि आज़ादी की लड़ाई को वो सराहना देते हैं सब जगह, वो भी आज उस आज़ादी की आवाज़ को और अपने असूलों को भूल गए हैं, और सभी तरफ से हम पर खतरा बढ़ रहा है। अभी आपके सामने एक गाना हुआ, सरफरोशी की तमन्ना। वो गाना है, जब मैं छोटी सी लड़की थी तब हमारे आज़ादी के आंदोलन में
जुलूसों में चल के, बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में वो गाना गाया जाता था। एक और था, सर जाए तो जाए पर हिंद आज़ादी पाए। तो वही आज सब पुराने गाने हैं, लेकिन आजकल भी उनकी वही एक महत्व हमारे राष्ट्र जीवन में है। हम इस खतरे का सामना कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि कोई खेल है, इसलिए नहीं कि हम खामखा को किसी दूसरे देश की ज़मीन चाहते हैं या किसी दूसरे देश को नष्ट करना चाहते हैं। हम किसी की ज़मीन नहीं चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते थे कि कोई देश हमारा पड़ोसी हो या दूसरा हो, वो देश नष्ट हो। लेकिन हम जानते थे कि जो बात बांग्लादेश में हुई है, वो उस आवाज़ को, उस आज़ादी की मांग को, आग को कोई दुनिया की ताकत बुझा नहीं सकती। और हम जानते थे कि अगर हम उसको बुझने दें तो हमारी आज़ादी को भी बड़ा भारी धक्का पड़ता, हमारे लोकतंत्र को धक्का पड़ता और हमारे जो बुनियादी उसूल हैं उनको धक्का पड़ता। तो इसलिए आज इस लड़ाई में हम हैं। हम लड़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा, कि ज़मीन के लिए नहीं, किसी देश को ख़त्म करने के लिए नहीं। मैं इस बात को दोहरा रही हूँ क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त ये प्रचार हमारे ख़िलाफ़ अब बहाल हो रहा है। चाहे हमने इतनी ज़ोरों की कोशिश की हर तरह से कि शांतिमय कोई रास्ता निकले। बांग्लादेश की आज़ादी की आवाज़ तो थी ही, लेकिन बहुत सी साधारण जनता की अपने दुख की आवाज़ थी। क्या उनके महिलाओं पर बीता, क्या उनके छोटे बच्चों पे बीता, क्या उनके नौजवानों पे बीता, और उसका असर एक इतनी बड़ी संख्या में, इतने कम समय में, जो यहाँ पे एक बहती हुई वहाँ की जनता हमारे देश में आके पड़ी। अब जो लोग इस सब से आंख बंद करते हैं और जब तक पाकिस्तानी फ़ौज खड़ी थी तब तक कुछ नहीं बोल रहे थे, जब तक पाकिस्तानी फ़ौज लाखों की हत्या कर रही थी बांग्लादेश में, तब तक किसी की आवाज़ नहीं खुली। तब तक तो यही कहते रहे ये तो अंदरूनी मामला है। कोई एक देश के देश को, एक कौम की कौम को ख़त्म कर दे, ये अंदरूनी मामला नहीं हो सकता है। और कैसे भारत खड़ा होकर देख सके कि हमारे पड़ोसी देश में इस तरह से लाखों की संख्या में लोग जान से मारे जा रहे हैं, उनकी आत्मा को कुचला जा रहा है, उनकी सभ्यता को ख़त्म करा जा रहा है। ये संभव नहीं था। और जहाँ भी मैं गई कई देशों में, वहाँ इस बात को मैंने बहुत खुली तौर से कहा। कुछ लोग कहते हैं कि जो बात मैंने कही, जो कही थी, उस पर मैं खड़ी नहीं रही। बाहर वाले शायद हमको नहीं पहचानते हैं। हम भारत की नारी क्या चीज़ होती है, शायद भारत को देखने का मौका नहीं मिला है। हम हैं भारत के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक बहुत बड़ी सभ्यता से हम निकले हैं। कोई थोड़े से 100 साल 200 साल की बात नहीं है, हज़ारों साल की हमारी सभ्यता है, हज़ारों साल का हमारा दुख है, हज़ारों साल से हमने सहन शक्ति सीखी है और बहुत से दुख, बहुत से कठिनाइयाँ, बहुत से अत्याचारों को हमने सहन किया है। लेकिन उस सहन शक्ति के संग एक दूसरी शक्ति भी निकली है, और वो है कि सहन करो जब तक होता है, लेकिन सीमा के बाहर जब चले तो दूसरी शक्ति से उसका मुकाबला भी करना होता है। इसी तरह से भारत गुलाम रहा, हर एक तरह से कुचला गया और थोड़ा थोड़ा इधर उधर उभरता था, फिर उसके आंदोलन दबा दिए जाते थे। लेकिन एक दिन आया जब सारे भारत के लोग उठ खड़े हुए। सारे भारत के लोगों ने, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे कुछ उनके कमजोरी हो, लेकिन एक आवाज़ से वो बोले, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और उस दिन से भारत आगे ही बढ़ता रहा। कौन उसके शक्ति उसको दबाने के लिए नहीं लाई गई।
आज हम समझते हैं कि उसी स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए हम लड़ रहे हैं। आज हम समझते हैं कि जो बहुत सी आवाज़ें हमारे खिलाफ उठ रही हैं वो इसलिए नहीं है कि उनको केवल ये परवाह है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, शायद वो भी हो सकता है, लेकिन ये परवाह है कि क्यों ये एक दबा हुआ देश, एक काले आदमियों का देश, हम समझते थे कि कुछ नहीं बोलेगा, हमारे कहने पे चलेगा, क्यों इसकी आवाज़ उठती है, क्यों इसको हिम्मत है अपना रास्ता निकालने को, क्यों उसको हिम्मत है जो वो ठीक समझता है अपने लिए वो करने को। आज ये लड़ाई है। हम समझते हैं कि केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आज सारे दुनिया में जो दबे हैं, सारे दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सकें, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सकें, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। इसी तरह से जब हम आज़ादी के लिए लड़े तो केवल भारत शुरू में आज़ादी के जंग में था, लेकिन भारत के आज़ादी के आंदोलन से ये बहुत से दूसरे देश एक एक करके स्वतंत्र हुए हैं। तो इसी तरह से हमारी आज लड़ाई का जो कारण है वो बहुत गहरा है और वो हमारे लिए इतना महत्व रखता है, इतना ज़रूरी है कि हम, जैसे उस पुराने गाने में है, हम नहीं चाहते कि हमारा सिर कटे, हम नहीं चाहते कि हम कमज़ोर हों, लेकिन जो भी ख़तरे का सामना करना है, भारत के जो ऊंचे उसूल हैं, ऊंचे आदर्श हैं, उसकी जो बुनियाद है, उसके लिए सिर देना होगा। तो भारत सिर देने को तैयार है। आज ये धमकी में ये भी सुना, कोई देश कहता है कि उनकी भी कोई संधि या कोई समझौता पाकिस्तान से था। हमको ये पहले नहीं मालूम था, क्योंकि समझौता जो था, और समझौते कई थे, जहाँ तक मुझे मालूम है वो समझौता था कि कम्युनिज्म से लड़ने के लिए ये एक संगठन बन रहा है। ये संगठन नहीं बना था कि लोकतंत्र से लड़ें, ये संगठन नहीं बना था कि न्याय को दबाएं, गरीबों की आवाज़ को मिटाएं, इसलिए ये संगठन नहीं बना था। और अगर ये कारण उसका था तो एक बहुत बड़ा झूठ दुनिया के सामने उन लोगों ने रखा अभी तक। आज जो लोग हमसे कहते थे, हमारी नीति को बुरा बताते थे और कहते थे तुम कम्युनिज्म को बढ़ा रहे हो भारत में, हम तुमको चीन से बचाना चाहते हैं और तुम हमें इसमें मदद नहीं कर रहे हो, आज उनका क्या रुख है? आज वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश तो चीन है और सबको उसके रास्ते में किसी को नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से दुनिया पलटती रहती है। आप अगर इन पिछले वर्षों का इतिहास देखेंगे तो एक ही देश है और एक ही कौम है जिसने ना अपनी राय पलटी, ना अपने शब्द पे पीछे गए, हमेशा एक रास्ते पे बहुत गहराई से, बहुत सोच के वो रास्ता हमने चुना है और उस रास्ते पर हम शुरू से चलते आ रहे हैं। आज पैर जमा के खड़े हैं और आगे इसी रास्ते पे हम चलेंगे। और मैं फिर कहती हूँ कि चाहे हम कमज़ोर हैं, हमारी फ़ौजें इतनी नहीं हैं कि जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो शक्तियाँ हैं, जो यूरोप के देशों को भी हिला देती हैं, उनके मुकाबले में हम कुछ भी नहीं हैं। हमारे पास वो अस्त्र नहीं है, वो रुपया नहीं है, वो साधन नहीं है, वो उद्योग नहीं है, लेकिन हमारे पास भारत की आत्मा है, हमारे पास भारत की सभ्यता है और हमारे पास सच्चाई और न्याय है। और हम दिखाएंगे दुनिया को कि ये सब शक्तियाँ, चाहे ये दूसरी बाहर की शक्तियाँ हमारे खिलाफ लगें, लेकिन ये जो मनुष्य जाति की जो भीतरी एक चीज़ है जिसके लिए आज भारत खड़ा है, उसको कोई शक्ति दुनिया में ऐसी नहीं है जो दबा सके या हिला सके। लेकिन ये याद रखिए कि इसके लिए एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त हिम्मत चाहिए, नारों की हिम्मत नहीं। ये कहना कि किसी देश को नष्ट करेंगे या खामखा को हम और लोगों को मारें या दुख फैलाएं, ये हिम्मत की बात नहीं है। हिम्मत की बात है कि अपने उसूलों पे दृढ़ता से खड़े रहें और इसको हमको देखना है कि हमारे उसूल क्या हैं। पहले तो लोकतंत्र,
और लोकतंत्र कैसे सच्चा बन सकता है, कैसे लोगों के लिए मायने रख सकता है, वो तब जब जितने लोग उस देश में रहते हैं सबको बराबर के अधिकार मिलें, चाहे वो किसी कौम के, किसी धर्म, किसी भाषा के हों। यानी सब धर्मों को बराबर का अधिकार मिले, ये हमारा एक बहुत बड़ा उसूल है। और दूसरा है कि लोकतंत्र पक्का नहीं हो सकता जब तक कि गरीबी कम न हो। यानी जो अंतर एक वर्ग और दूसरे वर्ग में है वो अंतर जब तक कम न हो। तो ये दोनों चीज़ें, ये रास्ते पे हम लेके चलेंगे तो आवश्यक हमारी सच्ची विजय होगी। खाली ज़मीन लेने से विजय नहीं होती है। हमारा इस सब झंझट में हम पड़े कैसे? जैसे मैंने कहा, एक पड़ोसी देश, एक हमारा जैसा गरीब देश, हमसे भी ज़्यादा पिछड़ा इसलिए कि आगे बढ़ने के मौके कम मिले थे, उस देश को कुचलने की कोशिश की गई। एक बराबरी की लड़ाई नहीं थी, एक तरफ कमज़ोर जनता और दूसरे तरफ एक फौज। तो हमसे कितना भी दूर ये होता तब भी भारत की सहानुभूति आज़ादी की आवाज़ के साथ होती। भारत की सहानुभूति गरीबों की आवाज़ के तरफ होती, न्याय के तरफ होती। लेकिन ये देश तो हमारे पड़ोस में, क्या करीब करीब हमारे दरवाजे पे था। तो हम चाहते भी, अगर हम कहते कि अपनी भावना को दबा देंगे, हम अपनी आंखें भी बंद रखेंगे, कान मूंद देंगे, सुनेंगे नहीं क्या कौन वहाँ से रोने की जो आवाज़ है, तब भी हम अलग नहीं रह सकते थे उससे, क्योंकि उसका नतीजा हमारे सारे देश पर पड़ रहा था। हमारी आर्थिक स्थिति पर, हमारी सामाजिक स्थिति पे, हमारी राजनीतिक स्थिति पे, और सबसे खतरनाक बात हमारी सुरक्षा पर। तो इसलिए कोई भी देश दूर बैठा हुआ कहे कि नहीं कुछ हो रहा है, तुम सब्र करो, हमने सब्र किया, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक महीने नहीं, 9 महीने तक हमने सब्र किया। और शायद ही कोई दिन गया हो जब हम पूरी कोशिश नहीं कर रहे थे कि किसी तरह से कोई रास्ता निकले जिसमें बांग्लादेश स्वतंत्र हो सके, क्योंकि हमको मालूम था कि स्वतंत्रता से कम वहाँ की जनता कुछ मानने को तैयार नहीं थी। और जैसे मैंने सब देशों को कहा कि वहाँ ये प्रश्न नहीं था कि भारत क्या चाहता है या नहीं, प्रश्न है कि जो वहाँ के रहने वाले हैं वो क्या चाहते हैं, वो क्या स्वीकार करेंगे। और हमने अपनी राय बताई कि जहाँ तक हम समझ सके हैं स्थिति को, वो केवल पूर्ण स्वतंत्रता ही स्वीकार करेंगे। लेकिन खैर तब भी 9 महीने थे जब दूसरे लोग बात करके कुछ देख सकते थे कि क्या दूसरा रास्ता है कि नहीं। लेकिन उतनी देर तो खाली हम ही को सलाह देने में गया वो। और अब जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो कुछ लोग कहने लगे कि ये तो यही भारतीय लोग ही हमलावर हैं, इन्होंने ही आक्रमण किया। तो ये चीज़ें राष्ट्र जीवन में भी हम देख चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय जीवन में भी देख चुके हैं, सभी दुनिया देख चुकी है। और क्या असर इसका पड़ता होगा? इन बहुत से ये धनी देश हैं, कभी कहते हैं कि हमारे यहाँ के यानी उनके यहाँ के नौजवान गलत रास्ते पे क्यों चलते हैं? क्या उनको दिखता नहीं कि वो लोग जब कुछ आदर्श सामने रखते हैं लेकिन करते हैं दूसरा, तो उसका क्या असर पड़ेगा वहाँ की युवा पीढ़ी पर, वहाँ के बच्चों पर? तो ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं जिन पे हमें गहराई से सोचना है। और ये वक्त है जिसमें ये दूरदृष्टि से भी हम देखें और इस समय आज हमें क्या करना है उसके लिए हम तुरंत तैयार हों। आज एकता तो हमारे बीच में है, लेकिन ये देखना है कि एकता केवल लड़ाई के नाम से न हो, एकता इन बुनियादी आदर्शों के और विचारधारा के नींव पर हमारी एकता बने, तब जाके वो एकता मजबूत होगी और उसमें शक्ति रहेगी कि देश को वो आगे बढ़ाए। हम लड़ाई के लिए जो भी तैयारी हमसे हो सकी, जो भी आज हो सक रही है, वो पूरी हो रही है। जो बहादुर लड़ रहे हैं उनके संग हमारी ध्यान उनके पास है, हमारी सारी प्रार्थनाएं उनके संग हैं। और
हमारे आशीर्वाद हैं। हमें गौरव है उनके हिम्मत पर, उनकी बहादुरी पर, और जिस भावना से वो इस अपने भारतवर्ष की, अपने सारे भाइयों और बहनों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन उनको भी हमको विश्वास दिलाना है कि उनके पीछे एक जनता है जो इस देश को ऐसे बनाने में लगी है कि इस लड़ने के काबिल हो और ऐसा देश हो जिसके लिए लड़ना एक बहुत बड़ा गौरव हो। ये हम सबका कर्तव्य है। एक साफ देश हो, एक स्वस्थ देश हो, प्रगतिशील देश हो, जो समाजवाद के रास्ते पर गरीबी को दूर करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा हो। ये विश्वास हमको आज अपने जवानों, अपने अफसरों सबों को देना है। हम जहां अपने फौज की प्रशंसा करते हैं, हम कैसे भूलें उन बहादुरों की जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, जो हमारे मुक्ति बाहिनी के भाई हैं। छोटे छोटे से लड़के 12 साल से लेके उसमें भर्ती हुए थे। थोड़े से दिनों के बाद ट्रेनिंग के मैदानी जंग में वो कूद पड़े। किस हिम्मत से लड़े हैं, किस हिम्मत से आज लड़ रहे हैं। वो साधारण हिम्मत नहीं है, साधारण ताकत नहीं है। वो तो जब अंदर एक आग जलती है तब एक ख़ास ये ताकत एक आदमी या औरत या बच्चे या बूढ़े को आती है। वो आज़ादी की आग उनके दिल में थी। आज बांग्लादेश जो उनका एक सपना था असलियत बन गया है, लेकिन अभी उसकी नींव उतनी पक्की नहीं है जितनी बनानी है। और हमारी आशा है कि उनके नेता और वो सब लोग जो इस बहादुरी से लड़े हैं, और लड़ाई याद रखिए कि बंदूक की लड़ाई वो तो आज थोड़े दिनों, थोड़े महीनों की है, लेकिन उनकी दुख भरी कहानी बहुत पुरानी कहानी है। तो आज फिर उनको मौका मिल रहा है कि एक नया देश बनाएं, एक स्वतंत्र देश। भारत चाहता है कि वो हम उनके देश में दखल न देना चाहते हैं और न देंगे। हम केवल चाहते हैं कि हम दोस्ती से रहें और एक नया रास्ता दुनिया को दिखाएं कि दो पड़ोसी कैसे बिना एक दूसरे के घर में दखल दिए एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को मजबूत बना सकते हैं। ये एक नई मिसाल हमको दिखानी है। हमारे पाकिस्तान की फ़ौज जो बांग्लादेश में है, वो अपनी राय से वहाँ नहीं है, भेजे गए। उनसे हम कहते हैं कि वो जब उन्होंने देखा कि जनता की क्या मांग है, जनता ने किस उत्साह से स्वागत किया, जो मुक्ति बाहिनी आगे बढ़ी और उनके संग संग भारत के जवान, तो ये पाकिस्तानी फ़ौज का भी कर्तव्य है कि इस वक्त वो असलियत को देख के और स्वयं कहें कि हम तो यहाँ से जाते हैं। तो जो इतनी दुश्मनी उनकी और बांग्लादेश वालों की बढ़ी है, शायद थोड़ी सी उसमें कमी हो सकती है। आगे के लिए फिर से दोस्ती हो, उसकी थोड़ी सी कुछ एक छोटा सा कदम लिया जा सकता है। अगर आज वो वहाँ से छोड़ के और अपने घर वापस जाएं। मैंने सुना है, मालूम नहीं सच है कि नहीं, कि उनकी भी यही इच्छा है और उन्होंने ऐसा संदेश भी कई जगह बाहर भेजा। लेकिन वो लोग जो लड़ नहीं रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं वहाँ पश्चिम में, वो उनको इजाज़त नहीं दे रहे हैं इसके लिए। तो इसका भी दोष भारत को दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के लोग कुछ ढाका से निकलना चाहते थे। उन्होंने हमसे कहा कि इजाज़त दो कि वहाँ बमबाजी या कुछ न हो और हम वहाँ से आसानी से निकल सकें। भारत ने कहा कि हम ज़रूर आपके लिए, आप जिस वक्त भी कहें उस वक्त हम देखेंगे कि सुरक्षा से आप वहाँ से निकल सकें। लेकिन अगर आप हमारी सहायता चाहते हैं तो आप कलकत्ते आइए और वहाँ से सुरक्षित होकर जा सकते हैं। कलकत्ते तक हम आपको ले आएंगे और यहाँ से तो खैर कोई ख़तरा है ही नहीं। तो जब जहाज़ वहाँ जाने लगा तो पाकिस्तानियों जिनके कब्ज़े में ढाका का हवाई अड्डा है, उन्होंने उस जहाज़ को उतरने नहीं दिया। लेकिन प्रचार क्या हुआ कि भारत ने पहले इजाज़त दे दी और फिर उतरने नहीं दिया।
तो इस तरह के बहुत से झूठे प्रचार होते हैं और हर तरह की कोशिश हो रही है कि जो दूसरे देशों के लोग वहाँ ढाका में आज भी हैं कि किस तरह से उनको फंसाया जाए, जिसमें वो यही कहें कि देखो भारत के कुछ करने से हमको कष्ट हुआ। वो कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई हानि न हो और आसानी से आराम से वो वहाँ से निकल के अपने अपने घर जाएं। तो इस तरह से हर तरफ से इस वक्त प्रचार का हमला तो है ही है और बड़ी ज़बरदस्त धमकी है कि दूसरा भी कोई हमला हो। हमें कोई कठोर बात कहनी नहीं है और ना किसी को धमकी देनी है। हमको खुद मजबूत खड़ा रहना है और जो भी शहर वालों का कर्तव्य है, मेरी आशा है कि वो आपको यहाँ लोगों ने सबने मोहल्ले मोहल्ले में बताया होगा, उस सब का आप अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। ये देखेंगे, ये सब बातें तो आपको मालूम ही है कि कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, कोई भी सामान दुकान से हटा नहीं लेना चाहिए, किसी को भी ज़्यादा ख़रीदना नहीं चाहिए, कोई फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, सब बातें आपको मालूम है। लेकिन ये कोई खाली एक कान से सुन के दूसरे कान बाहर निकालने की बातें नहीं है। इस समय हर एक हम में से स्त्री पुरुष बच्चा सब लोग हम सिपाही हैं और हर एक को देखना है कि किस तरह से देश एक हो, मजबूत हो, जो भी हमारी आवश्यक चीज़ें हैं या आवश्यक नहीं हैं तब भी वो बेकार न हो, उनका कम से कम उपयोग हो, तो तभी हम इस बड़ी कठिनाई का सामना पूरी तौर से कर सकेंगे और इन अंधेरों दिन से पार होंगे। आज एक दुर्घटना हुई है। एक हमारे पुराने साथी, आज़ादी के लड़ाई के एक बड़े सिपाही, कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री ग़ुलाम मोहम्मद सादिक, उनका देहांत आज हुआ है। बहुत महीनों से वो बहुत बीमार थे और कुछ पिछले 2 सप्ताह से तो बहुत ही बीमार थे। तो बहुत दर्द के बाद आज हमको वो चल बसे। हमारे तो पुराने साथी थे, मैं शायद उनसे पहले दफ़े मिली सन 35 में और वो उन मुट्ठी भर लोगों में से थे जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई को नेतृत्व दिया। पहले महाराजा और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और फिर पाकिस्तानी हमला हुआ तो वही थे जिन्होंने, उस वक्त भारतीय फ़ौज तो पहुंची नहीं थी और महाराजा की फ़ौज चली गई थी। तो उस बीच में जो वहाँ से पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के दूसरे जो लोग वहाँ गए थे, उनका सामना इन मुट्ठी भर लोगों ने किया अपनी जनता को तैयार करके, लड़के लड़की बूढ़े बूढ़ियाँ सब ने मिल के, और उन्होंने कश्मीर की जनता को एक रास्ता दिखाया और ये दिखाया कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है और इसीलिए कश्मीर ने हिंदुस्तान को चुना। जब चुनने का समय आया, बहुत उनको भी लालच दी गई थी कि वो मुस्लिम लीग के संग हो जाएं या कोई दूसरा ऐसा रास्ता लें, धार्मिक रास्ता लें, एक इस्लामिक धर्म के राज्य बने। लेकिन वो बहुत ज़ोरों से, जैसे हमारे उसूल हैं, उन्हीं उसूलों पे वो खड़े रहे और उन्हीं उसूलों पे उन्होंने कश्मीर को बनाया और आगे ले जा रहे हैं। तो हम सबको बहुत दुख है कि ऐसे वक्त जब उनकी राय की, उनकी बुद्धि की, उनके अनुभव की हमें आवश्यकता थी, वो हमको छोड़ के गए हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि कश्मीर के लोग जो उनको प्रेम करते थे, उनका आदर करते थे, वो उसी रास्ते पे और ज़ोरों से जाएंगे और जैसा सादिक साहब चाहते थे कि कश्मीर बने, वैसा ही वो कश्मीर बनाएंगे जिसमें सब धर्म के लोग मिल के रहें, काम करें और अपने राज्य की गरीबी और आर्थिक पिछड़े वर्ग को दूर करें। तो व्यक्ति के जीवन में या राष्ट्र के जीवन में ऐसे दुख बहुत से आते हैं। परीक्षा यह है कि उस दुख से दब जाए, खतरे से दब जाए या डर जाए, या हम कहें कि भाई ये तो जीवन का राज है ही है, दुख, कठिनाइयाँ, खतरे ये तो आते ही हैं, इनका हम सामना करेंगे और किसी चीज़ को हम अपने आगे बढ़ने के रास्ते पे किसी चीज़ को भी हम एक रुकावट नहीं मानेंगे। अगर रुकावट आती है तो सबको कंधे से कंधे मिला के उस रुकावट को हटाना है। आज ऐसी रुकावट है और आज मैं आप सबको बधाई देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि ऐसे वक्त हम एक हैं और सारी शक्ति इसमें लग रही है कि ये जो हमारे दुश्मन हैं वो
हमें अपने रास्ते से अलग न कर पाएं। हमारे दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारे दुश्मन पाकिस्तान की जनता भी नहीं है, क्योंकि वो भी एक जनता, चाहे अभी लड़ाई की जोश में आके वो कोई भी हमको गाली दें, लेकिन एक दबी हुई जनता है, एक गरीब जनता है जिसकी आवाज़ आज तक सुनी नहीं गई है। और मैं नहीं समझती हूँ कि अगर उनके सामने सच्चाई रखी गई होती या आज भी रखी जाए तो वो ऐसे लड़ाई के रास्ते पे जाना चाहते। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो यही कहते कि वो भी इस रास्ते पे चलना चाहते हैं जिससे गरीबी हटे और उनका देश अपने पैरों पे खड़ा हो सके, कि घड़ी घड़ी दूसरे किस तरफ उनको ले जाना चाहते हैं, दूसरे देशों की नीतियों का वो सहारा न दें, लेकिन उनके हित में क्या है इसमें कोई शक नहीं है कि ये गलत सहारा मिलने से एक कमज़ोर देश को कोई बहुत बड़ा देश अपने बड़े बड़े ऐसे हथियार दे तो वो देश मजबूत नहीं होता है, उसके बोझ से वो कमज़ोर होता है, उसके बोझ से वो टूटता है। और यही हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि बड़े बड़े देश उसको सहारा दे रहे हैं, तो उनके हुकूमत ने सोचा कि जनता की क्या परवाह करनी, जब हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी वो हैं, हथियार हैं और पैसे हैं बाहर के और दूसरी मदद है, तो लोकतंत्र से क्या मतलब है, गरीबों की आवाज़ से क्या मतलब है, बंगाली क्या कह रहे हैं उससे हमें क्यों सुने, बलूची क्या कह रहे हैं हमसे क्या मतलब, फ्रंटियर के लोग क्या कह रहे हैं हमसे क्या मतलब। ये है पाकिस्तान अगर आज कमज़ोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक उन्होंने कमज़ोर करा है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आज़ादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आज़ादी पक्की होती है तो बिना किसी के मदद के हम मजबूत रहेंगे, ज़रूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। दिल्ली के निवासियों, भाइयों और बहनों, बहुत दफ़े आपने मुझे सुना है और बहुत दफ़े आप में से सबको तो नहीं लेकिन बहुतों को मैंने भी सुना है। हम में और आप में एक ख़ास रिश्ता बहुत बरसों से बना है। इस रिश्ते को सरकार और जनता का रिश्ता हमको और पक्का करना है, क्योंकि ये समय है जब कोई भी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, ना नीति के बारे में, ना कार्यक्रम के बारे में, ना दिशा के बारे में। सब लोग मिल के ठीक दिशा में चलेंगे तो तभी हम मजबूत होंगे और तभी हमारी सब कठिनाइयाँ दूर हो सकेंगी। तो आप सब से मेरी यही प्रार्थना है कि इस समय हम और आप चाहे वर्दी न पहने, चाहे हमारे हाथ में बंदूक नहीं हो, लेकिन हम कोई कम सिपाही नहीं है उनसे जो सीमा पर लड़ रहे हैं। उसी भावना से हम भी अपना काम करें, तब हम असल में अपने जवानों को वो सहायता दे सकेंगे जिसकी आवश्यकता उनको और हमारे देश को है। आप सब मेरे संग मिल के जय हिंद का नारा बोलिएगा। जय हिंद। बहनों, आपको घड़ी घड़ी याद दिलाना पड़ता है, अब जय हिंद माने हिंदुस्तान की जय। आप हिंदुस्तान में क्या नहीं है? तो सब लोगों को मिलके फिर से खूब जोर से जय हिंद। हाँ, और भी जोर से एक दफे, देखें कितनी ताकत है दिल्ली वालों। ये पुराने पुराने घर हैं, वहां जरा हिल जाने चाहिए सब। जय हिंद। हाँ, इसी तरह से एक आवाज से जैसे बोले हैं, एक होके काम करना है, एक होके आगे बढ़ना है, एक होके भारत की विजय करनी है। धन्यवाद।